हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रूलिंग दी कंट्री साइड का लेक्चर नंबर 1 विथ योर किलर बैच। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए क्या होता है चैप्टर की शुरुआत में 12 अगस्त 1765 में क्या होता है, जो मुग़ल एम्परर्स होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको आज दीवान ऑफ बंगाल करती है, यानी अपॉइंट करती है दीवान ऑफ बंगाल। दीवान यानी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर यानी द रूलर। ठीक है, आज दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवान बन गई तो उसने अपने टेरिटोरी बनाना वहाँ पर शुरू कर दिया, बंगाल में अपने टेरिटोरी बनाना शुरू कर दिया, और उसने बिना मुगल के मर्जी से अपना ही एक चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया वहाँ पर। ठीक, धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया भाई साहब, कंपनी तो पहले आई थी ट्रेड के रूप में, कंपनी आई थी ट्रेड के माध्यम से, बट धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, अपनी कंट्री साइड यानी कंट्री साइड यानी विलेज, जितने भी सारे गांव वाले एरिया थे बंगाल में, वहाँ पर कॉलोनाइज करने लगी, यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाने लगी धीरे धीरे, और वहाँ पर रेवेन्यूज जनरेट करने लगी, यानी रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने लगी, लोगों के ऊपर नए नए रूल्स थोपने लगी, अपने अपने रेवेन्यू सिस्टम्स और जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने लगी। और उसने राइट्स, पीपल के राइट्स, पीपल के क्या अधिकार है, पीपल क्या खा सकते हैं, क्या एजुकेशन होगा उस एरिया का, उससे लिए अपना जो राइट्स हैं, अपने अधिकार को रीडिफाइन किया, यानी एक बार फिर से बनाया गया, और अपने हिसाब से वो क्रॉप्स करने लगे। देखिए जैसे कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा राइस चाहिए, ज़्यादा चावल चाहिए तो ज़्यादा चावल की खेती होगी, अगर उनको ज़्यादा गेहूँ चाहिए तो ज़्यादा गेहूँ की खेती करेंगे, उनके हिसाब से वो क्रॉप्स की खेती करने लगे। द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, देखिए अगर आप एक कंपनी चलाते हो या फिर आप एक एसोसिएशन चलाते हो तो आपको पैसा चाहिए, तो जो कंपनी चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहाँ से पैसा ला रही थी, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे, देख लेते हैं। देखिए कंपनी को दीवानी राइट्स मिले, दीवानी राइट्स यानी फाइनेंशियल राइट्स, दीवानी राइट्स यानी फाइनेंशियल राइट्स, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया कंपनी को। और क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे उसी फाइनेंशियल राइट की मदद से, यानी दीवानी राइट्स का मतलब फाइनेंशियल राइट्स, और कंपनी दीवान बन गई था। आपको पता है कंपनी को यहाँ पर क्या मिल गया था, दीवान। दीवान यानी क्या होता है, रूलर। कंपनी एक रूलर बन गई थी, एक अपॉइंट हो गई थी रूलर की तरह बंगाल में, तो इसीलिए उस कंपनी ने चाहा कि वो कैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगी, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगी। तो उसने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ ट्रेडर्स को चुना और उन ट्रेडर्स को कहा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। ठीक, फिर 1865 से पहले जो कंपनी ने क्या किया, जितने भी सारे वो चीज़ें गुड्स, यानी देखिए कंपनी क्या करती थी, बहुत सारे प्रकार के गुड्स और आइटम्स को इंडिया में बनाती थी, जैसे कि गोल्ड वगैरह हो गए, गोल्ड सिल्वर जो हो गए, उससे ज्वेलरी बनाई जाती थी, उससे बर्तन बनाए जाते थे, उससे अलंकार बनाए जाते थे, और ये इन सभी को क्या कि इंडिया से बनाकर इसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था और अदर फॉरेन कंट्रीज भेज दिया जाता था, और जिससे रेवेन्यू जनरेट होता था। ठीक, और धीरे धीरे क्या हुआ, द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कोड द फाइनेंशियल पर्सेस गुड और एफोर्ट्स। धीरे धीरे बंगाल में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फैक्ट्रीज ओपन कर ली, गोल्ड की, सिल्वर की, अदर गुड्स की, और धीरे धीरे उनको एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ पर, अदर कंट्रीज में और ब्रिटेन में, और जिससे उनको रेवेन्यू, बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट होने लगी। बंगाल की इकोनॉमी में एक डीप क्राइसिस हुआ, कब, बंगाल की इकोनॉमिक में एक डीप क्राइसिस होता है, यानी बहुत भयंकर तरीके से क्राइसिस होता है, बहुत भयंकर तरीके से कंपनी में एक इकोनॉमिक क्रैश कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स होते हैं और जो क्राफ्टमैन्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट, उनको क्या प्रॉपर अपने अपने गुड की अच्छी कीमत नहीं मिलती। यानी मान लो कोई क्राफ्टसन है या फिर कोई पीजेंट है, उसने अपना एक सामान बना के बेचा, जो क्राफ्टमैन होते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, तो मान लो एक क्राफ्टमैन जिसने क्राफ्ट बनाया और उसकी मान लो उसने कीमत रखा 10 रुपया, बट उसको 10 रुपये ना मिल के 2 रुपये मिला, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड उससे नहीं मिल रहा है, यानी एक अमाउंट नहीं मिल रहा है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और जिससे क्या हुआ है, जब तक वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें नहीं बनेगी, तो वो किस चीज़ का इंपोर्ट करेंगे और किस चीज़ से पैसा कमाएंगे, तो इसलिए एक भयंकर तरीके से क्राइसिस आता है। फिर 1770s में क्या होता है, एक टेरिबल फेमिनी किल्ड 10 मिलियन पीपल, एक भयंकर तरीके से फेमिनी होता है, फेमिनी यानी एक वायरस आता है, एक प्लेग, जिसे एक प्लेग आया था वायरस, उसी प्रकार से एक फेमिनी आता है, बहुत भयंकर तरीके से फेमिनी आता है, जिसमें 10 मिलियन लोग मर जाते हैं।
1 मिलियन यानी कितने होते हैं? 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। तो 10 इंटू 10 लाख कितना है? तो 100 लाख लोग, तो 100 लाख लोग बंगाल में मर जाते हैं फेमिनिन के कारण, एक भयंकर तरीके से फेमिनी जो कि एक वायरस डिजीज है। और नो वन गेव अटेंशन टू दिस प्लीट ऑफ अफेक्टेड पीपल। कोई भी देखिए, ये जो इतने लोग मर गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, अफेक्टेड थे, उससे पीड़ित थे, तभी वो पीड़ित होने के बाद भी कोई भी लोग उनके ऊपर नज़र नहीं रख रहे थे, भाई साहब इनका क्या होगा नहीं होगा। और ब्रिटिशर्स क्या कर रही थी? ब्रिटिशर्स क्या कर रही थी? उनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं कर रही थी, अपने आप को पैसा रख रही थी। बट क्या हुआ? बट मैटर यहाँ पर नहीं रुका। बट मैटर कहाँ तक चला गया? भाई साहब देखिए, गवर्नमेंट क्या कही, यहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास पैसा रह गई, सरकार के पास यानी कंपनी के पास पैसा रह गई। बट मेन जो प्रॉब्लम थी और मेन टैक्स थी वो ट्रेड था। मनी को ट्रेड के द्वारा बनाया गया। देखिए मैंने कहा था यहाँ पर, देखिए जो पीजेंट्स थे और जो क्राफ्टमैन थे वो क्या कर रहे थे? वो हड़ताल में थे। वो गुड्स एंड क्राफ्ट्स नहीं बना रहे थे, यानी वो ट्रेड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट, अपने गुड को सेलिंग करने पर उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो अपने ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो जिससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है बंगाल में, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आता है ब्रिटिशर्स के ऊपर। और एक इम्पैक्ट यह था कि 100 लाख लोग मरने के कारण एक और इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। देखिए जब बहुत सारे लोग मरने लगे, और देखिए जब बहुत सारे लोग मरेंगे तो कहीं बहुत सारे लोग जीवित भी होंगे, तो क्या हुआ? धीरे धीरे एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ने लगी, खेती की डिमांड बढ़ी। तो क्या हुआ? कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया 1793 के दौरान, अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेल्स। लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने कहा कि लोगों को परमानेंट रहने की जगह देनी चाहिए, उनको अलॉट करनी चाहिए, इस बंदे का ये एक परमानेंट एरिया यहीं यहाँ रहेगा और यहीं यहाँ पर ये खेती करेगा। हर किसी को अपने परमानेंट रहने की जगह दी गई 1793 से, अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेल्स। फिर अंडर द परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड रेवेन्यू दिया गया, लोगों को कहा गया कि आप एक फिक्स्ड रेवेन्यू दीजिए। एक फिक्स्ड रेवेन्यू वाज गिवन टू ब्रिटिश एंड इट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। कहा गया कि अगर, ये कहने का क्या कहता है, ब्रिटिश कहता है कि आपको हमने इतना जगह दे दिया, आप यहाँ पर आपको परमानेंटली रहना है, ठीक, आपको परमानेंटली रहना है, और आपका जितना भी आपको यहाँ आप खेती करो, यहाँ पर आपको रहना है, और उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर करना है। अगर आप एग्रीकल्चर यहाँ करते हो तो एग्रीकल्चर से आपको जितनी भी कमाई होगी उससे कुछ परसेंटेज आपको हमें देने पड़ेंगे, और आप जितनी भी परसेंटेज आपको हमें दोगे वो परसेंटेज फिक्स्ड है। यानी आपने मान लो यहाँ पर आपने खेती किया, और खेती करने पर यहाँ पर आपको मान लो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो ब्रिटिशर्स क्या करेगी? एक फिक्स्ड रेवेन्यू लगाएगी। वो ब्रिटिशर्स कहेंगे कि ये जो 50-100 में से हम 40 रुपया ले जाएंगे, हम 100 रुपये में से 40 रुपये ले जाएंगे और बाकी के 60 आपको दे देंगे। बट किस साल? एक साल मान लो ऐसा आया कि आपने 100 की जगह 200 रुपये का प्रॉफिट किया, आपने 200 रुपया प्रॉफिट किया। पर एक बात ब्रिटिशर्स ने कही थी, वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू देंगे, आपसे एक फिक्स्ड रेवेन्यू लेंगे, आपके ऊपर एक फिक्स्ड रेवेन्यू लगा जाएगा। यानी आप 100 रुपये कमाओ, 200 रुपये कमाओ, 500 रुपये कमाओ, 1000 रुपये कमाओ, 1 लाख रुपये तक कमाओ, तब भी ब्रिटिशर आपसे 40 रुपये ही लेगी। और यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो ब्रिटिशर्स आपसे जितना फिक्स्ड अमाउंट लेगी वो फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा। अगर आपने 100 रुपये कमाया एग्रीकल्चर से, वो 40 लेंगे, आपने 200 रुपये कमाया एग्रीकल्चर से, वो 40 ही लेंगे, वो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। देखिए जमींदार को आज देखिए रेवेन्यू कलेक्टर ने पैसा को कलेक्ट करने के लिए एक बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने कहा जमींदार, जिनको आज कलेक्टर ऑफ रेवेन्यूज कहते हैं, यानी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। एंड इट वाज अज्यूम्ड दैट दे इन्वेस्ट मनी टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जितना भी पैसा आएगा कलेक्ट करके रेवेन्यू कहाँ से? पेजेंट्स और कार्टिसन से, यानी बहुत सारे लोगों को परमानेंट सेटलमेंट देने के बाद जितने भी वो पैसा लाएंगे, और उससे जो कि जमींदार के पास जाएगा, और जमींदार उससे यह महसूस कराया कि हम इससे
जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की रिचनेस को भी बढ़ा रहे हैं उसी पैसे से। बट क्या हुआ भाई साहब, जमींदार निकले कितने बेकार लोग निकले। उन्होंने ना ही क्रॉप के प्रोडक्शन में पैसा लगाया, ना ही सॉइल की फर्टिलिटी पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉइल के कंडीशन यानी लैंड किस कंडीशन में, उस जमींदार लोगों ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया कि सॉइल किस कंडीशन में है। उनका एक ग्रीड रह गया, वो लालची बन गए। वो लालची इसमें बन गए कि उनको बहुत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। वो इसमें क्या बन गए, ग्रीड बन गए, एक लालची इंसान बन गए। ठीक, उनकी नीयत ही खराब हो गई कि उन्होंने लैंड की फर्टिलिटी पर, सॉइल रिचनेस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पैसा कमाना ही वहाँ पर वो लगे रहे। इससे क्या हुआ कि ग्रीड फॉर मोर रेवेन्यू आज दे ब्लाइंडली एक्सप्लोर लैंड रिसोर्सेज। इससे क्या हुआ, उनकी जो नियत ही खराब हो गई, यानी उन पर लालच आ गई, ग्रीड आ गई, जिससे क्या हुआ, उसने लैंड के रिसोर्सेज पर कोई ध्यान नहीं दिया जमींदार लोगों ने। जिससे क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि सिर्फ मोर एंड मोर प्रॉफिट पर ही उन्होंने ध्यान दिया, ना क्वालिटी में ध्यान दिया तो क्वांटिटी में ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ मोर रेवेन्यू में ध्यान दिया, जिससे कारण क्या हुआ, लैंड रिसोर्सेज खराब हो गए। हमारे जितने भी सारे लैंड रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे भाई साहब, क्योंकि ओवर इरिगेशन होने लगा, ओवर एक्सप्लोटेशन होने लगा, ओवर यूजिंग होने लगा। तो इससे क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन होने लगा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, इससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होता है, प्रॉब्लम क्या आता है भाई साहब। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे जमींदार को क्या कर दिया जाता है, कंपनी के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जमींदार को रेवेन्यू कलेक्टर आज ए रेवेन्यू कलेक्टर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकल दिया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के कारण, उनकी नियति के कारण। फिर क्या होता है, ये जो जमींदारी सिस्टम है, ये जमींदारी सिस्टम एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लगा देता है ब्रिटिशर्स कंपनीज के ऊपर, और ये जमींदारी सिस्टम एक फेल्ड सिस्टम रहता है और एक फेल्यूर साबित होता है। The जमींदार्स आर नॉट इंटरेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। मैंने कहा जैसे कि जमींदार लोग क्या थे, वो अपने नियति में ही ले गए, कि अपनी ही लालच में रह गए, जिससे क्या हुआ, उन्होंने लैंड के इम्प्रूवमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था क्रॉप के प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी उसमें घटोती आई, उसमें डिक्रीजेशन आया। और क्या हुआ भाई साहब, और क्या होता है, और क्या आया, बट देखा गया कि क्रॉप एक्सपांसन में एक राइज आया। देखिए जो क्वालिटी थी क्रॉप की और जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी वो घट गई, बट क्रॉप एक्सप्रेशन बढ़ गई। यानी उन्होंने क्रॉप अच्छा हो या बुरा हो उसके क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, उसके क्वांटिटी में ध्यान दिया, और फिर बहुत मात्रा में क्वांटिटी में दिया। देखिए जैसे कहा था पढ़ो बट क्वालिटी स्टडी करो, क्वालिटी मटेरियल से पढ़ो। उसी प्रकार से बहुत लोग कहते हैं क्वांटिटी देखते हैं, बहुत लोग क्वांटिटी देखते हैं, बट अब क्वालिटी देखो। तो क्रॉप की क्वालिटी ख़त्म हो गई, बट क्वांटिटी ही क्या हुई, बढ़ती रही। बट क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगी। क्वांटिटी जो है वो बैड क्वालिटी है, जो क्वांटिटी तो बढ़ी है बट बैड क्वालिटी के क्रॉप्स की क्वांटिटी बढ़ी है, ना कि गुड क्वालिटी इसके। बट और उसके साथ साथ ही भाई साहब क्या हुआ, क्रॉप्स की प्राइस भी बढ़ने लगी। एक आम आदमी के लिए खरीदना क्रॉप की प्राइस खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ब्रिटिशर्स भी देखिए यहाँ तो पहली बात कि ब्रिटिशर्स एक फिक्स्ड अमाउंट हर बार लेते थे। आपकी कमाई हो या ना हो, आपने 100 रुपये कमाए या फिर आपने 0 रुपये कमाए, आपने 10 रुपये कमाए या आपने 30 रुपये कमाए, आपने जितने भी रुपए कमाए हो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे मैंने कहा था 40 रुपये लेंगे। आप 100 कमाओ, 200 कमाओ, 500 रुपये, 1 लाख कमाओ, आप 100 रुपये, 10 रुपये कमाओ या 40 रुपये कमाओ या फिर 50 रुपये कमाओ, ब्रिटिशर्स आपसे 40 रुपये लेंगे ही लेंगे एज ए फिक्स्ड अमाउंट। तो मान लो एक इंसान है, क्राफ्ट पर्सन है, जिसने 10 रुपये कमाए अपने क्रॉप को बेचकर, तो उसको तो मजबूरी है कि 40 रुपये उसे देने ही पड़ेगा ब्रिटिशर को। तो वो कहाँ से देगा, 30 रुपये कहाँ से लाएगा। और फिर अगर वो एक्स्ट्रा लोन करके उनको दे देता भी है, एक्स्ट्रा कर्ज करके उनको देता भी है, फिर वो खाएगा कैसे। फिर भी क्रॉप की जो प्राइस है वो भी तो बढ़ रही है ना, यहाँ ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, फिर क्रॉप्स की जो प्राइस है वो ही बढ़ रही है, तो वो कैसे चलेंगे, कैसे उनका लाइफ गॉन करेगा, कैसे चलेगा।
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। इसके ऊपर कोई भी कंसस नहीं हो रहा था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे लेस रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा। लेस रेवोल्यूशन कलेक्शन क्यों हुआ? देखिए भाई साहब, लोगों की एग्रीकल्चर काम ही नहीं कर रहा था, आपने तो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। लैंड कैसा हुआ है, लैंड रिसोर्स डिग्रेड कर गया है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया है, आप पैसा एक्सपेक्ट कहाँ से करोगे? धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे लेस रेवेन्यू कलेक्शन वाले लोग दे ही नहीं पा रहे थे, पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा था, कोई कहाँ से देंगे? फिर ब्रिटिशर ने कुछ नए रेवेन्यू जनरेशन, कुछ नए रेवेन्यू मेथड्स, बहुत अलग अलग नए रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि मालवारी सिस्टम और राउट वारी सिस्टम। तो क्या है देखते हैं। एक न्यू सिस्टम बनाया गया रेवेन्यू कलेक्शन का। देखिए 19th सेंचुरी के दौरान क्या होता है, बहुत सारे जो कंपनीज के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक सिस्टम कलेक्शन का एक नया सिस्टम बनाया, एक नया मेथड बनाया, जिससे उनको बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और मुनाफा बहुत हो सके। एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था हॉल्ट मैनगेजिस, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया 1822 में। उसका इफेक्ट यानी उसको चालू किया गया 1822 में। ये जो सिस्टम था इसको सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और इसको कहा गया मालवारी सेटलमेंट। देखिए मालवारी सेटलमेंट एक रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड है, जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा विलेज हेडमैन के द्वारा, महल के द्वारा, जमींदार को नहीं। और ये जो रेवेन्यू है इसको परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया गया। पहले के ड्रॉबैक तो देखते हुए इस बार की सिचुएशन बनाई गई। पहले क्या करते थे, पहले जमींदार को पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता था, बट अब विलेज हेडमैन जो कि महल है, जिनको रेवेन्यू कलेक्शन का ऑर्डर दिया गया, जमींदार को नहीं। पहले जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था और जो कि फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा कहा गया था, बट अब एक फिक्स्ड अमाउंट के रेवेन्यू को नहीं रखा गया, उसको परमानेंटली चेंज करते रहे। अगर मान लो आपने 100 रुपये कमाए, तो ब्रिटिशर्स आपसे 50 रुपये लेंगे, आपको 50 रुपये देंगे। मान लो आपने 10 रुपये कमाए तो ब्रिटिशर्स आपसे 5 रुपये लेंगे, आपको 5 रुपये देंगे। वहीं आपने 1 लाख रुपये कमाया तो ब्रिटिशर्स आपसे 50,000 रुपये लेंगे, आपको 50 रुपये। ऐसे यानी ब्रिटिशर्स आपसे हर बार कुछ ना कुछ लेंगे, बट फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ठीक। और इस सिस्टम में क्या होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो महल के द्वारा किया जाएगा, यानी विलेज हेडमैन के द्वारा किया जाएगा, ना कि जमींदार के द्वारा। और इससे क्या हो, ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट मिला। और ये सिस्टम को धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। देन द मुनरो सिस्टम क्या है? देखिए मुनरो सिस्टम एक ऐसा ब्रिटिश सिस्टम है जिसको साउथ में इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉर्थ के लिए मलवारी सिस्टम, सेंट्रल के लिए मरवाड़ी सिस्टम, बट साउथ भारत के लिए यानी दक्षिण भारत के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको मुनरो सिस्टम क्या आता है। और इसी मुनरो सिस्टम को प्यार से आप जानते हो राउटवार या फिर राउटरी सिस्टम से। देखिए राउटर सिस्टम को किसके द्वारा निकाला गया था? इसको बनाया गया था कैप्टन इसको इन्वेंट किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। भाई साहब थॉमस मुनरो के नाम पर ये मुनरो सिस्टम का नाम पड़ा है, थॉमस मुनरो से ही मुनरो सिस्टम आया है। ये एक नया सिस्टम है जो कि पूरे साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और उसको कम्प्लीटली वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। इस सिस्टम में क्या होता है, जो रायोट्स होते थे उनको वह डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो रायोट्स थे जैसे कि क्राफ्ट्समैन से, पीजेंट से, उसी प्रकार से रायोट्स है। रायोट्स को पूरी तरह से डायरेक्टली रेवेन्यू के कलेक्शन में इन्वॉल्व किया गया। और जो इंडिविजुअल लैंड्स थे, इट वॉज फिक्स्ड आफ्टर द प्रॉपर असेंबली ऑफ इंडिविजुअल लैंड। अगर किसी भी रायोट्स के पास अपना फिक्स्ड लैंड है तो उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट को निकाला गया। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको अपॉइंट किया गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए। और बहुत सारे अलग मेथड भी इंट्रोड्यूस किए गए कि और बहुत सारे बेनिफिशियल मेथड भी इंट्रोड्यूस किया गए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ऑल वाज नॉट वेल। देखिए ये आपको लगता होगा, कहानी सुन के लग रहा होगा भाई सब हर कुछ चीज़ें बढ़िया से चल रही होगी। नहीं, हर चीज़ अच्छी नहीं से चलती। धीरे धीरे क्या हुआ, आज द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। धीरे धीरे भाई साहब, धीरे धीरे जब उन्होंने नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो धीरे धीरे क्या हुआ,
उन सभी के अंदर नियति खराब हो गई, फिर से लालच जागी। लालच एक इच्छा जागी। इच्छा किस चीज़ की जागी? इच्छा इस चीज़ की जागी कि वो अपना लैंड से जो इनकम है उसको बढ़ाना चाहते हैं। मान लो उनको 100 रुपये मिल रहे थे लैंड को, उन्होंने सोचा कि भाई साहब हमें तो 100 रुपये मिल रहे हैं लैंड कलेक्शन से, हम क्या करेंगे अब इसको 500 करेंगे, 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, 1 लाख करेंगे, बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, एक धीरे से एक लालच जागी कि हम कैसे बढ़ाएंगे, एक इच्छा जागी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेवेन्यू की फिक्स की थी कि हम आपसे इतना ही पैसा लेंगे, उसको बढ़ा दिया। मान लो आपने 100 रुपये कमाए, तो इस बार ब्रिटिशर्स आपसे 90 रुपये ले लेंगी और आपको 10 रुपये देगी। आपने 1 करोड़ रुपये कमाए तो ब्रिटिशर्स आपसे 90 लाख रुपये ले लेगी, आपको मात्र 1 लाख रुपये देगी। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने फिक्स्ड रेवेन्यू प्राइस को बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, इससे क्या होगा भाई साहब, पीजेंट्स के कितनी, पीजेंट को ज़्यादा क्रॉप की सफिशिएंट अमाउंट तो नहीं मिल रही थी, अच्छे से खेती नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे क्या, जो पीजेंट्स थे वो अच्छे से पे कहीं नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, अच्छे से वो पैसे नहीं दे पाए। दे आर अनएबल टू पे द फीस ऑफ द ब्रिटिशर। बहुत अगर पैसा, अगर आपको जो ब्रेड आज के समय में जो ब्रेड आपको 20 रुपये में मिलती है, मैंने कहा कि आपको जो वो 20 रुपये का ब्रेड है वो कल से 100 रुपये हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीद पाएगा? क्योंकि वी हैव दैट मच नॉट अमाउंट मनी, हमारे पास उतना अमाउंट मनी नहीं है। ठीक, तो उसी प्रकार से पीजेंट के पास भी उतना पैसा नहीं था, क्योंकि काम उस लेवल में प्रॉफिट उनके पास नहीं आ रहा था। जो रायोट थे जो कि कंट्री साइड में थे, ठीक है, धीरे धीरे विलेज डेजर्ट्स बन गए। क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे अगर हम लैंड को ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो लैंड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं इन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और पीजेंट्स को ये फोर्सफुली कहा गया, ये मजबूर किया गया कि आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ये जो लैंड है इसे हम हड़प लेंगे, इसको हम ले लेंगे। और उनको यह मजबूर भी किया गया कि आप पैसा दीजिए या फिर अपने घर को छोड़ के जाइए और इस जगह को यहाँ से चले जाइए छोड़ के। और जिससे क्या हुआ, वो किसी और जगह की जाने में तलाश करें, बट वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? प्रॉब्लम्स आने लगी। क्रॉप्स फॉर यूरोप में क्रॉप्स। देखिए लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, जो कंपनी चाहती है कि वो अपने ओपियम और इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ा दे। और देखिए जो ओपियम और इंडिगो की जो कल्टीवेशन, इसकी डिमांड ज़्यादा यूरोप में थी। तो इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि इसकी जो कल्टीवेशन की डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए इसकी जो कल्टीवेशन को बहुत बढ़ा देते हैं बाय लेट 18th सेंचुरी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कल्टीवेटर्स को बहुत फोर्स करते थे कि आप जूट, टी, शुगर केन, व्हीट, कॉटन, राइस को वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगो। और इंडिगो जो कि एक बहुत हाईली डिमांडेड क्रॉप था यूरोप के अंदर, तो अगर जो भी इंडिगो की कल्टीवेशन करेगा, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था टीन खाटिया सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता था, जो पीजेंट को कल्टीवेट करने के लिए इंडिगो दिया जाता था अपने 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में। अगर ये एक लैंड है एक पीजेंट के पास, तो हर कोई पीजेंट क्या करेगा, इसमें से 3/20 जो 3/20 है, 3/20 पार्ट्स में इंडिगो की कल्टीवेशन करेगा और बाकी के पार्ट्स में अदर कोई जूट, कॉटन, राइस इनके करेगा। यानी हर कोई अपने खेती में 3/20 पार्ट खेती का इंडिगो में देगा और बाकी सारे एरिया और किसी में देगा। ये कंपल्शन लगाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस क्रॉप्स। देखिए इंडिगो कैश क्रॉप कहा जाता था, क्यों भाई, इसको अगर वो बेचेंगे ब्रिटिशर्स तो इससे बहुत पैसा आएगा, तो इसलिए इसको कैश क्रॉप कहा था। जो इंडिगो था उसको बहुत सारे देखिए इंडिगो ग्रो करने के लिए बहुत फर्टाइल लैंड रिक्वायर होता था, ठीक, बट द फार्मर्स वर लेफ्ट लिटिल फर्टाइल रीजन टू ग्रो। देखिए पहले से ही क्या है, लैंड खराब हो गया है, लैंड की फर्टिलिटी है नहीं, तो कहाँ से ठीक करेंगे? तो क्या हुआ धीरे धीरे, तो क्या होता है, तो ये होता है कि
फार्मर के पास बहुत कम जगह रहता है कि इंडिगो को वो कर सके, क्योंकि इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जो कि बहुत पैसा देता है, बट आप उसको जो लगाएंगे, उसको जहाँ पर भी लगाएंगे वो जो जगह है, जो लैंड है, वो बहुत फर्टाइल होना ज़रूरी है। अगर फर्टाइल नहीं है तो उसको आप नहीं लगा सकते, वो ग्रो नहीं होगा। बट जो आज पर लैंड तो पहले से ही ख़राब है ओवर एक्सप्लोटेशंस के कारण, तो इसलिए फार्मर के पास बहुत कम लैंड रहता है वो कर सके। तो इसलिए क्या हुआ, तो इसलिए इस जो क्रॉप्स था इंडिगो के क्रॉप्स को रिड्यूस किया गया फूड क्रॉप्स के द्वारा। फूड क्रॉप्स क्या क्या है, ये वाले जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट, राइस, इनके द्वारा रिप्लेस किया गया इंडिगो को। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 में यह चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको किलर बैच का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पुराने वीडियोस देख सकते हो, आपकी इच्छा जो भी आपने नहीं देखा है। और ये नोट्स आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी चीज़ों में। तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।